हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सोल्डरिंग के बारे में। सोल्डरिंग हमने जो कल अपना कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर वाला चैप्टर कल कंप्लीट कर लिया था, और आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम सोल्डरिंग वाले चैप्टर की। किसकी? सोल्डरिंग वाले। सोल्डरिंग में हम समझेंगे क्या होती है सोल्डरिंग, किस प्रकार की सोल्डरिंग होती है, नरम होती है, हार्ड होती है, क्या क्या तरीके हैं सोल्डरिंग करने के। ठीक है, इस बारे में जो है हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप हरियाणा एएलएमएसए की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंटर के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे डीआरडीओ, इसरो, बार्क, तो आप लगातार हमारे इस बैच से जुड़े रहिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। अगर आपका कोई दोस्त है वो भी हरियाणा एएलएम या एसए की तैयारी कर रहा है तो आप उसे भी हमारी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं सोल्डरिंग वाले चैप्टर की। सोल्डरिंग होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए, सोल्डरिंग जो है दो अलग अलग धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को हम सोल्डरिंग कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी धातु अथवा चालक के दो अलग अलग टुकड़ों को एक करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ही सोल्डरिंग कहलाती है। और सोल्डरिंग करने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका? मिश्र धातु का। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था वो मिश्र धातु कौन सी होती है? टीन प्लस लेड की। टीन प्लस शीशे का जो है मिश्र धातु जो है प्रयोग किया जाता है, और जो वो मिश्र धातु होता है उसी को हम सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डर की आवश्यकता होती है, और वो सोल्डर किस धातु का बना होता है? टीन प्लस लेड धातु का वो सोल्डर बना होता है। और जो सोल्डर का गलनांक होगा वो जिस धातु की हमें सोल्डरिंग करनी है उस धातु से कम होना चाहिए। मान लीजिए हमने लोहे के ऊपर सोल्डरिंग करनी है। किसके ऊपर? लोहे के ऊपर। और लोहे का जो गलनांक होता है वो 1500 के आसपास होता है। किसके आसपास? 1500 के आसपास। इसलिए जो हम सोल्डर का प्रयोग करेंगे ना, वो सोल्डर जो है 1500 डिग्री सेल्सियस से उसका कम गलनांक होना चाहिए। यानी कि वो जो है सोल्डर वो 1500 डिग्री सेल्सियस से पहले ही पिघल जाना चाहिए। लगभग 400, 500 से 800 डिग्री सेल्सियस तक ही वो सोल्डर पिघल जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो सोल्डर हम प्रयोग करेंगे वो सोल्डरिंग करने वाली धातु से कम उसका गलनांक होना चाहिए। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, और सोल्डर क्या है ना, दो प्रकार के होते हैं। क्या? सोल्डर जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होता है कठोर सोल्डर यानी कि हार्ड सोल्डर, एक होता है नरम सोल्डर। कठोर सोल्डर जो है, इसका कठोर सोल्डर का गलनांक होता है वो 450, 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। गलनांक जो होता है कठोर सोल्डर का वो 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। और सॉफ्ट सोल्डर का जो गलनांक होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। क्या? गलनांक की बात हो रही है, गलनांक जो है। इसलिए कठोर सोल्डर का जो गलनांक है वो ज्यादा होता है और नरम सोल्डर का गलनांक कम होता है। कठोर सोल्डर जो है बड़ी बड़े तारों को, मोटे तारों को या फिर बड़ी बड़ी धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है कठोर सोल्डर। और जो नरम सोल्डर है ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रयोग किया जाता है। जहां पर नरम चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे नरम धातु है उनको जोड़ना है आपस में, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट सोल्डर का। और जहां पर बड़ी बड़ी धातु या फिर बड़ी बड़ी मोटे तार जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम हार्ड सोल्डर का प्रयोग करते हैं। और जो हार्ड सोल्डर में है ना, हार्ड सोल्डर में जो लेड की मात्रा है, किसकी? लेड की मात्रा जो सोल्डर में ज्यादा रखी जाती है। क्यों? क्योंकि लेड का जो गलनांक होता है वो ज्यादा होता है टीन से। टीन का गलनांक कितना होता है? देखिए, टीन का गलनांक होता है 230 या फिर 232 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जो लेड का गलनांक होता है वो कितना होता है? लेड का गलनांक होता है 327 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लगभग है ये, लगभग एक्यूरेट नहीं है, लगभग। टीन जो है 230 या फिर 232 डिग्री सेल्सियस होता है। लेड का जो गलनांक होता है 327 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो हार्ड सोल्डर का गलनांक ज्यादा है इसलिए उसमें लेड की मात्रा जो है ज्यादा होती है। सॉफ्ट सोल्डर में टीन की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि उसमें गलनांक की मात्रा कम होती है। ठीक है ना। अब जो है दोस्तों,
ये जो कठोर सोल्डर है, कठोर सोल्डर भी है ना दो प्रकार के होते हैं। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। क्या? कठोर सोल्डर, जो हार्ड सोल्डर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्पेल्टर, क्या? स्पेल्टर। और एक होता है सिल्वर सोल्डर, सिल्वर सोल्डर। देखिए, जो स्पेल्टर है ये प्लम्बिंग कार्यों में या फिर मेटल जो व्यवसाय होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है स्पेल्टर का। ठीक है। और जो सिल्वर सोल्डर है ये आभूषणों के लिए प्रयोग किया जाता है। किस पर? आभूषणों पर। जैसे सोने पे कर दिया सोल्डर, चांदी पर, जर्मन सिल्वर, आभूषणों पर आभूषणों पर टांके लगाने के लिए जो है सिल्वर सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर सोल्डर का। और स्पेल्टर का उपयोग अलग अलग व्यवसायों में किया जाता है। जैसे सीट मेटल हो गया, लोहे की बड़ी सीटें हैं, मोटी सीटें हैं, उनको जोड़ने के लिए स्पेल्टर का प्रयोग कर लिया। प्लम्बिंग के कार्यों में कर लिया। जो स्पेल्टर में जो सोल्डर होगा, सोल्डर किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेल्टर जो है ना तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। जो स्पेल्टर सोल्डर बनता है वो किससे बनता है? तांबा यानी कि कॉपर प्लस जिंक से। कॉपर और जिंक का मिश्रण ही स्पेल्टर होता है। ठीक है। और जो सिल्वर सोल्डर होता है इसमें कॉपर प्लस सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। किसका? कॉपर प्लस सिल्वर का। सिल्वर सोल्डर में कॉपर प्लस सिल्वर का उपयोग किया जाता है और स्पेल्टर में कॉपर प्लस जिंक का प्रयोग किया जाता है। और जो 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो किया जाता है सोल्डर, इसको ब्रेजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेजिंग। ब्रेजिंग कहा जाता है। 450 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर जो हम सोल्डर करते हैं उसे ब्रेजिंग कहते हैं। और 450 से जो डिग्री सेल्सियस से जो नीचे करते हैं उसे सोल्डरिंग कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है उसे हम ब्रेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेजिंग। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। नरम सोल्डर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है नरम सोल्डर में जो है टीन की मात्रा ज्यादा और शीशे की मात्रा कम रखी जाती है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, कठोर सोल्डर और नरम सोल्डर में डिफरेंस देखिए आप क्या होता है। कठोर सोल्डर से पक्का जोड़ बनाया जाता है, नरम सोल्डर से कच्चा जोड़ बनाया जाता है। कठोर सोल्डर जो है कॉपर और जिंक से बनाया जाता है। किसे? कॉपर प्लस जिंक। जो अभी मैंने बताया आपको, स्पेल्टर जो है कॉपर और जिंक से बनता है। और नरम सोल्डर लेड और टिन से बनता है, टिन और लेड से, जिसमें टिन की मात्रा ज्यादा और लेड की मात्रा कम रखी जाती है। कठोर सोल्डर यह नरम सोल्डर की अपेक्षा अधिक तापमान पर पिघलता है। हमने देखा ये 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और ये 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर पिघलता है। इसके जोड़ में फ्लक्स के रूप में सुहागे यानी बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है और नरम सोल्डर में जो है फ्लक्स के रूप में नौसादर का प्रयोग किया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि ये फ्लक्स क्या होता है। अभी आप ये याद रख लीजिए, जो कठोर सोल्डर में सुहागा प्रयोग किया जाता है फ्लक्स के रूप में और नरम सोल्डर में नौसादर का प्रयोग किया जाता है। कठोर सोल्डर से इसका उपयोग भारी वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है और नरम सोल्डर का उपयोग हल्की वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। कठोर सोल्डर, इसका जोड़ जो है काम करने पर नहीं खुलता है इतना आसानी से। जो है अगर कठोर सोल्डर कहीं पर लगा दिया जाए तो इतनी आसानी से वो नहीं खुलता है, वो टूटता नहीं है। लेकिन जो नरम सोल्डर है वो गर्म होकर खुल जाता है। जो नरम सोल्डर का जोड़ होगा ना वो गर्म होकर खुल भी सकता है। आगे चलते हैं। आगे क्या देखिए, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में ना टीन और शीशे की मात्रा कितनी होती है? 63% टीन और 37% शीशा। और गलनांक कितना होता है इसका? 183 डिग्री सेल्सियस। कितना? 183 डिग्री सेल्सियस। और जो इलेक्ट्रिकल कार्य होंगे, इलेक्ट्रिकल जो कार्य होंगे उसमें टीन की मात्रा 60% रखी जाएगी और शीशे की मात्रा 40%। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल 3% का अंतर है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में थोड़ा नरम सोल्डर होता है क्योंकि उसमें टीन की मात्रा ज्यादा हो गई, इसलिए उसका गलनांक कम होता है। और इलेक्ट्रिकल कार्यों में 3% जो है शीशे की मात्रा ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इसका कंपैरिजन करें तो। और गलनांक कितना होता है? 2 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है। देखिए उसमें 183 है और इसमें 185 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इसमें शीशे की मात्रा जो है ज्यादा हो गई 3%। इस वजह से इसमें गलनांक में अंतर आ गया। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा।
आगे देखिए, एल्यूमिनियम के तारों में सोल्डरिंग, जो ये मैंने पढ़ाया ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में टीन की मात्रा और शीशे की मात्रा, और ये भी पूछा गया है कि उनका गलनांक कितना होता है, 183 और 185। एल्यूमिनियम के तारों में सोल्डरिंग, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम के तारों में सोल्डरिंग, सवाल में आता है, इसमें एग्जाम में आता है हर बार ये सवाल, एल्यूमिनियम वाला। इसको जो है एल्का AlCap के नाम से भी जाना जाता है, यानी एल्का पी के नाम से भी इसे जाना जाता है। एल्यूमिनियम में जो सोल्डरिंग होती है उसको हम एल्का पी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है लेड की मात्रा 51%, टिन की मात्रा 31%, जिंक की मात्रा 9% और कैडमियम जो है 9% का मिश्रण होता है। इसमें जो सोल्डर बनाया जाता है वो किसका बना होता है, लेड, टिन, जिंक और कैडमियम का मिश्रण होता है। परसेंटेज आप इसको याद रख सकते हैं, परसेंटेज कितना होता है। एल्यूमिनियम सोल्डरिंग का जो गलनांक होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। क्या होता है, 300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये भी नरम सोल्डर की कैटेगरी में ही माना जाता है, कैटेगरी में ही आता है। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम सोल्डरिंग नरम सोल्डर की कैटेगरी में आता है। इसके अतिरिक्त कैरेलाइट नामक विशेष सोल्डरिंग को एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको, कैरेलाइट नामक जो पदार्थ होता है उसको भी एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरेलाइट नामक कोई सोल्डर होता है, क्या होता है सोल्डर का नाम, सोल्डर का नाम होता है कैरेलाइट। कैरेलाइट नामक विशेष सोल्डर को एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना, कैरेलाइट शब्द। एल्यूमिनियम चालकों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त व्यावसायिक फ्लक्स, फ्लक्स के नाम से का नाम जो है काइनल फ्लक्स और आयर संख्या 7 होती है। इंपोर्टेंट क्या कहता है, एल्यूमिनियम चालकों को जोड़ने के लिए जो फ्लक्स है उसका जो नाम होता है वो काइनल फ्लक्स होता है, काइनल या फिर आयर नंबर 7, एग्जाम में आया हुआ है आयर नंबर 7 कि जो एल्यूमिनियम में फ्लक्स के रूप में कौन सा फ्लक्स जो है उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम में जोड़ लगाने के लिए कौन से फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। उसमें ऑप्शन आया हुआ था आयर नंबर 7, क्या आयर नंबर 7, और ऑप्शन में आ सकता है काइनल फ्लक्स भी ऑप्शन में आ सकता है, कुछ भी दे देगा, या तो आयर नंबर 7 दे देगा या फिर काइनल फ्लक्स दे देगा। और जो ये सोल्डर है एक, ये कैरेलाइट नामक सोल्डर है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्या कहता है, एल्यूमिनियम चालकों को की सोल्डरिंग तांबे के चालकों की सोल्डरिंग की अपेक्षा अधिक कठिन होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की दृढ़ एवं कठोर प्रकृति के कारण सोल्डरिंग के समय तुरंत ऑक्साइड की स्थिर प्रकार की परत का निर्माण हो जाता है। क्या कहता है, ये कहता है जो एल्यूमिनियम की जो सोल्डरिंग होती है वो तांबे की सोल्डरिंग से ज्यादा कठिन होती है। क्यों, क्योंकि जब उसमें जो है फ्लक्स को फ्लक्स से जो है उसको आसानी तरीके से लगाया जाता है, फ्लक्स का जो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम की जो दृढ़ और कठोर प्रकृति होती है उसके कारण सोल्डरिंग के समय जो है, जब हम सोल्डरिंग करते हैं ना, तो एल्यूमिनियम की जो परत होती है उसके ऊपर ना ऑक्साइड की परत जम जाती है। किसकी, ऑक्साइड की परत जम जाती है जब हम उस पर सोल्डरिंग करने लगते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम की जो सोल्डरिंग होती है वो थोड़ी कठिन होती है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स जो कि हर एक जब भी हर एक धातु के लिए अलग तरीके का फ्लक्स प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स चालकों की सतह पर ऑक्साइड को घोलने तथा सोल्डर प्रक्रिया में उनकी निऑक्सीकरण से रक्षा करने में प्रयुक्त पदार्थ फ्लक्स होता है, यानी कि ऑक्सीकरण को रोकता है ये फ्लक्स। धातु के ऊपर जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो उसके ऊपर ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि ऑक्साइड आ जाता है, उसको खत्म करने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो फ्लक्स है वो निऑक्सीकरण से रक्षा करता है। जो फ्लक्स के सामान्य गुण क्या होने चाहिए, देखिए फ्लक्स के जो सामान्य गुण होते हैं, यह ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है, यानी कि सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है फ्लक्स। यह सोल्ड की जाने वाली धातुओं की सतह पर ऑक्सीकरण को रोकता है और जोड़ को साफ करता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है फ्लक्स का, ऑक्सीकरण को दूर करने के लिए फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है और जोड़ को भी साफ करता है ये, ठीक है ना। सोल्डरिंग करने से पहले ही फ्लक्स को लगाया जाता है सोल्डरिंग वाली जगह पर। यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है। जब हम सोल्डर करते हैं,
सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें जो सोल्डर होता है वो पिघलाया जाता है। तो उस सोल्डर को पिघलाने के बाद अपने जगह पर कौन फैलाता है उसे, फ्लक्स फैलाता है। यानी फ्लक्स जो है उसे सुगमता प्रदान करता है, इधर उधर जाने देता है। जो गड्ढे होते हैं ना, मान लीजिए इस परत पर जो है सोल्डरिंग करना है, इसमें कोई कहीं पर गड्ढे होते हैं, उसके अंदर जो है पिघला हुआ सोल्डर किसकी सहायता से आसानी से चला जाएगा उस छेद के अंदर, फ्लक्स के द्वारा। फ्लक्स के द्वारा जो है हर एक जगह पर ये सोल्डर फैल जाता है। ये समझ लीजिए आप। यह सोल्डर को शीघ्र पिघलने में सहायता करता है और उष्मा को जोब तक शीघ्रता से पहुंचाने, जो मैंने भी आपको ये पॉइंट बताया कि ये हर एक कोने में पहुंचा देता है सोल्डर को। कौन? फ्लक्स। उष्मा को जोब तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायक होता है फ्लक्स। फ्लक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक सोल्डरिंग करने के समय। ये देखिए यहाँ पर ये फ्लक्स दिया हुआ है, कौन सा फ्लक्स जो है किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जिंक क्लोराइड है, ये ढलवे लोहे, मृदु स्टील और पीतल के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक 10%, जिसमें 10% तो हाइड्रोक्लोरिक होता है और 90% जल होता है, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वो जिंक और GI यानी कि गैल्वेनीकृत लोहा, गैल्वेनाइजेशन आयरन, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक प्लस वाटर का, जिसमें वाटर की मात्रा 90% और हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा 10% होती है। सेल अमोनिया रेजिन के लिए जो फ्लक्स है वो तांबा, पीतल, टीन पट्टी और मेटल वाली धातुओं पर प्रयोग किया जाता है। रेजिन जो है विद्युत चालकों को जोड़ने के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रेजिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विद्युत चालकों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। टैलो या फिर टर्पेंटाइन अम्ल रहित विद्युत चालकों के लिए भी ये यूज होता है। कौन सा? टेलो। सुहागा, बोरेक्स मैंने आपको क्या बताया? आभूषणों के लिए, यानी कि सोना चांदी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुहागे का। स्टीरिन, रेजिन या फिर आयर नंबर 7, क्या? स्टीरिन, रेजिन या फिर आयर नंबर 7 या फिर हमने क्या पढ़ा? काइनाल। ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम के लिए। आयर 7, रेजिन और स्टीरन और काइनाल, ये एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग होता है। इसका जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें इस टेबल को बना सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टेबल है। आगे चलते हैं। देखिए सोल्डरिंग करने के ना कई तरीके होते हैं। क्या? सोल्डरिंग करने के कई तरीके होते हैं। जैसे सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग, ये होती है सोल्डरिंग आयरन। आपने रियल लाइफ में भी ये देखी होगी सोल्डरिंग आयरन। सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो मिस्त्रियों द्वारा भी किया जाता है, टेक्नीशियनों के द्वारा, वो सोल्डरिंग आयरन के द्वारा ही किया जाता है क्योंकि इससे बहुत ही आसान होता है। यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। यह नरम प्रकार की सोल्डरिंग होती है। किस प्रकार की? नरम प्रकार की सोल्डरिंग होती है। सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट सोल्डर। इस विधि का प्रयोग क्या है? पीसीबी पर जोड़ लगाने के लिए किया जाता है। पीसीबी क्या है यहाँ पर? पीसीबी का मतलब है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर जोड़ लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। ये पीसीबी क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है। पीसीबी, आईसी वगैरह जो होती हैं वो पीसीबी ही मानी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। जहां पर अधिक तापमान की जरूरत होती है, जहां पर क्या है सोल्डरिंग आयरन का तापमान कम पड़ जाता है, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? वहां पर सोल्डरिंग गन का प्रयोग किया जाता है। मरम्मत कार्यों के लिए सोल्डरिंग गन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? तापमान की जांच नहीं हो पाती है। तापमान की जांच कर पाना इसमें कठिन होता है। आगे क्या है? आगे है ज्वाला से सोल्डरिंग। जहां पर क्या कहते हैं सोल्डरिंग गन और सोल्डरिंग आयरन का तापमान कम पड़ जाए, वहां पर ज्वाला से सोल्डरिंग की जाती है। कहां पर?
जहां पर ना तो सोल्डरिंग आयरन कर पाती है, ना ही सोल्डरिंग गन कर पाती है, वहां पर ज्वाला से सोल्डरिंग की जाती है। इसमें जो है हम अपने हिसाब से जो है ज्वाला को एडजस्ट कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये रेगुलेटर टाइप का लगा होता है, इससे जो है हम कम ज़्यादा इसकी मात्रा कर सकते हैं। और इसका ज़्यादातर प्रयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ी की मरम्मत में, गाड़ियों की मरम्मत के लिए या फिर पाइपिंग और केबल कार्यों के लिए जो है ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर अधिक ऊष्मा चाहिए वहाँ पर ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है डीप सोल्डरिंग। क्या? डीप सोल्डरिंग। वेव सोल्डरिंग भी इसी के समान होती है, वेव सोल्डरिंग। इसका उपयोग जो है मुद्रित परिपथ पट, जिसे कहते हैं पीसीबी पर घटकों के समान टीनिंग कार्यों के लिए किया जाता है। टीनिंग का क्या मतलब है? जब जो आपने आईसी देखी होंगी, कई बार आपने आईसी देखी है, उसमें आईसी में जो पीछे की ओर सोल्डरिंग की जाती है, ऐसे नुकीले नुकीले उठे रहते हैं उसके अंदर, वो सोल्डरिंग होती है। वो किसके द्वारा की जाती है? वो डीप सोल्डरिंग के द्वारा की जाती है। जब पीसीबी का बनाया जाता है, पीसीबी का जब उत्पादन होता है जहां पर, वहां पर जो है डीप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे उसमें हम एलिमेंट लगा देते हैं हर एक, जैसे कैपेसिटर वगैरह जो भी उसमें एलिमेंट लगाने होते हैं, अवयव लगाने होते हैं एक पीसीबी के अंदर। उसके बाद क्या करना पड़ता है उसमें? उसको सोल्डर तथा अथवा टिन किए जाने वाले घटक को पिघले सोल्डर में डुबो दिया जाता है। क्या यहाँ पर पिछले नहीं, पिघले हुए, पिघले सोल्डर में डुबो दिया जाता है। किसको? पीसीबी को। पीसीबी पर घटक लगाकर, उसमें अवयव लगाकर उसे जो है पिघलाए हुए सोल्डर के अंदर डुबो दिया जाता है, जिससे उसके पीछे जो है सोल्डरिंग हो जाती है। इसे कहते हैं डीप सोल्डरिंग। इसी के समान जो है एक मशीन सोल्डरिंग भी होती है। क्या होती है? एक होती है मशीन सोल्डरिंग। जब उत्पादन किया जाता है इनका पीसीबी का, वहां पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है मशीन सोल्डरिंग का। इसका मशीन सोल्डरिंग के 2-3 नाम और है। कैसे? सोपान सोल्डरिंग कहते हैं इसे। क्या? सोपान। मशीन सोल्डरिंग का नाम सोपान सोल्डरिंग और जेट सोल्डरिंग भी होता है। क्या? या तो आप सोपान सोल्डरिंग कहो या फिर जेट सोल्डरिंग कहो और मशीन सोल्डरिंग, ये तीनों एक ही होते हैं। जिसका क्या है? मजबूत जोड़ बनाता है। ये कैसा? इसका क्या है? जो जोड़ होता है सोल्डरिंग का वो बहुत मजबूत होता है। और लेकिन जो ये मशीन ये आती है सोल्डरिंग मशीन, ये बहुत ही महंगी होती है। इसलिए इसका उपयोग जो है टेक्नीशियनों के द्वारा नहीं, जहां पर उत्पादन किया जाता है केवल वहीं पर मशीन सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत ही महंगा होता है, ये अधिक मूल्यवान होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए, क्या समझते हैं अब सोल्डरिंग बिट कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है? सोल्डरिंग बिट तांबे की होती है, क्योंकि यह ऊष्मा का उत्तम चालक होती है। जो सोल्डरिंग बिट होती है सोल्डर, वो तांबे की बनी होती है। किसकी? तांबे की बनी होती है, क्योंकि तांबा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। जिस बिट पर आयरन की परत चढ़ी होती है वह शीघ्रता से नहीं घिसती है। ठीक है ना? जो सोल्डरिंग बिट होती है वो तांबे की होती है, और उस तांबे के ऊपर जो है आयरन की एक परत चढ़ा दी जाती है, ताकि वो आसानी से खराब ना हो, जल्दी से खराबी ना हो। उत्तम सोल्डर जोड़ के लिए बिट को स्वच्छ, चिकना और सही आकृति का होना चाहिए। ठीक है ना? साफ सुथरा रखना चाहिए जो उसकी बिट होती है, और सही आकृति का भी होना चाहिए। कौन किस तरीके की होती है? उसकी नोक जो होती है, बिट का जो आकार होता है वो स्क्रू फिट होता है, प्लग फिट होता है, पिरामिड होता है, चीजल टेपर तथा राउंड बेवल प्रकार के होते हैं। ये सभी क्या है? बिट के प्रकार होते हैं। जो सोल्डरिंग बिट होती है ना, उसके बिट के प्रकार होते हैं। जो आगे से उसकी नोक होती है वो कैसी होती है? स्क्रू फिट होती है, प्लग फिट, ये सब उसके आकार होते हैं। आगे क्या है? सोल्डरिंग करने की विधि देखिए। सोल्डरिंग किस तरीके से की जाती है उसकी विधि है ये। सबसे पहले क्या है? सोल्डरिंग आयरन पर रागा चढ़ाना चाहिए। सोल्डरिंग रागा का मतलब क्या है? सोल्डरिंग करने से पहले जो सोल्डरिंग आयरन होती है उसकी जो नोक होती है ना, नोक पर सोल्डर की एक परत चढ़ा दी जाती है। किसकी? सोल्डर की। सोल्डरिंग आयरन की बिट पर जो आगे की नोक होती है उस पर सोल्डर की एक परत चढ़ा दी जाती है। किसकी? सोल्डर की एक परत चढ़ा दी जाती है। उसी को बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन पर रागा चढ़ाना। सबसे पहला काम हमारा यही होता है। फिर क्या करते हैं हम? सोल्डरिंग करने वाले भाग को स्वच्छ करते हैं। जिस धातु के ऊपर हमें सोल्डरिंग करनी होती है उस धातु को क्या है? हम स्वच्छ करते हैं पहले। स्वच्छ करने के बाद जो उसके
तुरंत बाद उस पर फ्लक्स लगाते हैं। क्या, फ्लक्स को लगाया जाता है तुरंत बाद। और फ्लक्स को लगाने के बाद जो है उसके ऊपर सोल्डरिंग कर दी जाती है। क्या, सोल्डरिंग कर दी जाती है। ये क्या है, सोल्डरिंग करने की विधि होती है। सबसे पहले उस पर रागा चढ़ाया जाता है, फिर उसके ऊपर जो है उसको स्वच्छ किया जाता है, उसके बाद उस पर फ्लक्स लगाया जाता है और उसके बाद उसे सोल्डरिंग कर दिया जाता है, उस पर सोल्डरिंग कर दी जाती है। अब आगे क्या है, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग में अंतर क्या क्या होता है। किसमें, सोल्डरिंग में, ब्रेजिंग में और वेल्डिंग में क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहले समझते हैं सोल्डरिंग। पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है कि सोल्डरिंग क्या होती है। वही है, इस विधि में जोड़ बिंदु को बिना पिघलाए केवल गर्म किया जाता है। ठीक है ना। इसमें एक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है जिसे सोल्डर कहा जाता है, जो टिन और लेड से मिलकर बनता है। टिन और लेड से मिलकर बनता है सोल्डर। आगे है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग करने के लिए मिश्र धातु को अधिक गर्म करके जोड़ा जाता है। कितना अधिक गर्म करके, कितना, लगभग 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है गर्म किया जाता है इसमें सोल्डर को। फिलर धातु, उसको जो सोल्डर होता है उसे फिलर धातु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिलर भी बोला जाता है। फिलर धातु का जो गलनांक है जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम रखा जाता है। आभूषण निर्माण में ब्रेजिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल मैंने आपको बताया। तथा इसमें फलक के रूप में किसका, सुहागा या फिर इंग्लिश में बोले तो बोरेक्स, बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। किसमें, ब्रेजिंग विधि में आभूषणों को जोड़ने के लिए सुहागे का प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग करने के लिए उपयोग होने वाली फिलर धातु को स्पेल्टर या फिर ब्रेजिंग एलॉय कहते हैं। किसको, जो उसमें फिलर धातु होती है उसको या तो हम स्पेल्टर बोलते हैं या फिर उसे ब्रेजिंग एलॉय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया होगा। और इसमें जो ब्रेजिंग की विधियां उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ब्लो पाइप ब्रेजिंग, भट्टी ब्रेजिंग, टॉर्च ब्रेजिंग या फिर निर्वात ब्रेजिंग, और इंडक्शन ब्रेजिंग, डीप ब्रेजिंग और सिल्वर ब्रेजिंग। ये सभी जो है ब्रेजिंग की करने की विधियां होती हैं। कौन कौन सी बोला मैंने, ब्लो पाइप ब्रेजिंग, भट्टी ब्रेजिंग, टार्च ब्रेजिंग, निर्वात ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग, डीप ब्रेजिंग और सिल्वर ब्रेजिंग। ये सभी ब्रेजिंग करने की विधियां होती हैं। अब चलते हैं वेल्डिंग पर। वेल्डिंग जो है दो प्रकार की होती है, धातु के आधार पर और एक दाब के आधार पर। किसके, दाब के। दो प्रकार की होती है वेल्डिंग, एक धातु के आधार पर और एक दाब के आधार पर। धातु के आधार पर समझते हैं पहले। धातु के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक होती है समांगी और एक होती है विषमांगी। एक समांगी और एक विषमांगी। पहले समझते हैं समांगी वेल्डिंग क्या होती है। इस प्रकार की वेल्डिंग में दो भागों को उसी धातु की फीलर रोड की सहायता से जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं, जिस धातु को हमें जोड़ना है उसी धातु की हमें रोड लेनी पड़ेगी। फीलर रोड जो है, जिसे हम सोल्डर भी कहते हैं, उसी धातु की फीलर रोड लेनी पड़ेगी, उसको कहते हैं समांगी वेल्डिंग। और ये किसके कैसे की जाती है, ये फोर्ज वेल्डिंग के द्वारा की जाती है, गैस वेल्डिंग के और आर्क वेल्डिंग के द्वारा की जाती है समांगी वेल्डिंग जो होती है। उसके बाद है विषमांगी वेल्डिंग। दो अलग अलग धातु के भागों को फीलर रोड की सहायता से जोड़ना। इसमें जो फीलर रोड है वो भी अन्य धातु की ले सकते हैं हम, ठीक है, और सामान भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग धातुओं को जोड़ना है। जो समांगी था उसमें दो भागों, एक ही वेल्डिंग, एक ही धातु के दो भागों को जोड़ते हैं, वो समांगी वेल्डिंग होता है। और जो अलग अलग धातु के भागों को एक अन्य तीसरे धातु की रोड के द्वारा जोड़ा जाता है, उसको विषमांगी वेल्डिंग कहा जाता है। जैसे माइल्ड स्टील को कास्ट आयरन से जोड़ना। किसको, माइल्ड स्टील को कास्ट आयरन से जोड़ना। अब आगे समझते हैं दाब के आधार पर। दो प्रकार की थी वेल्डिंग, एक धातु के आधार पर और एक दाब के आधार पर। दूसरा क्या है, दाब के आधार पर। दाब के आधार पर भी दो तरह के दाब होते हैं, एक होता है दाब वेल्डिंग, एक होता है दाब रहित वेल्डिंग। एक दाब वेल्डिंग होता है और एक दाब रहित वेल्डिंग होता है। दाब वेल्डिंग समझते हैं। इस प्रकार की वेल्डिंग में फीलर मटेरियल, निष्क्रिय गैस आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका, इसमें जो सोल्डर है या फिर फीलर जो होता है उसका उपयोग ही नहीं किया जाता। तो कैसे की जाती है, इसमें जोड़े जाने वाली धातु द्रव अवस्था में लाई जाती है, उसके बाद उसे दाब देकर धातु को जोड़ दिया जाता है।
क्या कहता है ये, इसमें किसी भी अन्य सोल्डर की या फिर ब्रेजिंग का उसका फिलर की आवश्यकता नहीं होती है, उसको उपयोग ही नहीं किया जाता। इसमें क्या है, जिस धातु को जोड़ना है ना उसको द्रव अवस्था में लाया जाता है, फिर उसे क्या है दाब देकर जोड़ दिया जाता है। क्या, दाब देकर जोड़ दिया जाता है। ये करी किसकी उससे जाती है, ये जाती है फोर्ज वेल्डिंग। किससे, फोर्ज, फोर्ज वेल्डिंग, या फिर होती है एक प्रतिरोध वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग। ठीक है दोस्तों, दाब वेल्डिंग किससे की जाती है, फोर्ज वेल्डिंग से या फिर प्रतिरोध वेल्डिंग से। नेक्स्ट क्या है, दाब रहित वेल्डिंग। इसमें दाब की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें दाब की आवश्यकता होती थी, इसमें दाब की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या है, इसमें धातुओं को पास रखकर उष्मा दी जाती है। क्या किया जाता है इसमें, इसमें धातुओं को पास रखकर उष्मा दी जाती है। फीलर रोड होती है इसमें, क्या, इसमें फीलर रोड का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें उनको गर्म करके जो है आपस में जोड़ दिया जाता है। किसकी हेल्प से की जाती है, जैसे गैस वेल्डिंग से की जाती है, ये विद्युत आर्क वेल्डिंग से की जाती है। यहाँ पर आर्क वेल्डिंग का तापमान कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है आर्क वेल्डिंग का यहाँ पर तापमान। और कैसे थर्मिट वेल्डिंग होती है, क्या, थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग कहाँ पर प्रयोग की जाती है, लोकोमोटिव इंजन, रेल पटरी, भारी मशीनों के लिए। जो रेलवे वगैरह में कौन सी वेल्डिंग की जाती है, वहां पर प्रयोग की जाती है थर्मिट वेल्डिंग। बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं या फिर रेल के जो इंजन हो गए, रेल की पटरी होगी, उन पर वेल्डिंग करने के लिए हम थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में भी आ जाता है ये सवाल कि थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सोल्डरिंग अथवा ब्रेजिंग के मुकाबले वेल्डिंग ज्यादा मजबूत होती है, बिल्कुल होती है। जो सोल्डरिंग का और जो ब्रेजिंग का उसमें उनका तो जोड़ आसानी से भी खुल सकता है, लेकिन वेल्डिंग का एक बार किया हुआ जोड़ आसानी से नहीं खुलता है। ठीक है, जो वेल्डिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के मुकाबले। आगे चलते हैं, आगे देखिए कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम से रिलेटेड। आर्क वेल्डिंग में निम्न वोल्टेज तथा उच्च करंट चाहिए। जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं ना, आर्क वेल्डिंग के लिए हमें लो वोल्टेज चाहिए होती है और हाई करंट चाहिए होता है। वोल्टेज कितनी चाहिए, 110 वोल्ट चाहिए बस, केवल कितनी चाहिए, 110 वोल्ट चाहिए। और जैसे घरों में 220 आती है, इसलिए 110 किसकी हेल्प से की जाती है, उसके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह मदद से, जिसके लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये हम ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आप ये ध्यान रखिएगा, जो आर्क वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए। और एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, जो आर्क वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग में कौन से ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। और ये भी पूछा गया है कि लो वोल्टेज चाहिए या फिर हाई करंट चाहिए। ठीक है ना, इसको याद रखना आपको कि आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज किया जाता है। ये क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो है एक डीसी जनरेटर होता है। कैसा, डीसी जनरेटर होता है। जनरेटर वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है डिफरेंशियल, और कंपाउंड क्या होता है, सीरीज क्या होता है और शंट क्या होता है, ये हम जनरेटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिएगा, जो आर्क वेल्डिंग होती है उसमें डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। और क्या है, नट और बोल्ट को क्लैंप करने के लिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है। किसको, नट और बोल्ट को क्लैंप करने के लिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है। सोल्डरिंग हटाने की क्रिया को डी सोल्डरिंग कहते हैं। क्या, सोल्डरिंग हटाने की क्रिया को डी सोल्डरिंग कहते हैं। आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ जो होती है, क्या, आर्क वेल्डिंग में जो आर्क लेंथ होती है वो रोड के व्यास के बराबर होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आर्क वेल्डिंग होती है ना, आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ होती है जो, वो रोड के व्यास के बराबर होती है। और जो दाब जोड़ हो गया, नट बोल्ट हो गया, प्रेस फिट जोड़ हो गया, ये अस्थायी जोड़ की कैटेगरी में आते हैं। कौन से, दाब जोड़ और नट बोल्ट और प्रेस फिट जोड़ जो होते हैं अस्थायी जोड़ की कैटेगरी में माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है ये सोल्डरिंग वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। कौन सा, सोल्डरिंग वाला जो चैप्टर है अपना वो खत्म हो गया है। यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, आसान चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक या दो सवाल इस चैप्टर से बन सकते हैं आपके एग्जाम में।
इसलिए जो है एक क्लास का ये चैप्टर है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बता दीजिए, आपको दोबारा बता दिया जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है सोल्डरिंग, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। 1 या 2 सवाल यहाँ से बन सकते हैं सोल्डरिंग वाले चैप्टर से। तो दोस्तों अपना यहाँ पर सोल्डरिंग वाला चैप्टर खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। कौन सा? मैग्नेटिज्म वाला, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर से पहले जो है कुछ चुंबकत्व के गुण का हमें पता होना चाहिए कि चुंबकत्व क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो हमने पढ़ लिया चलो, लेकिन फिर भी जो है मैग्नेटिज्म में जो कुछ लॉ है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, उसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी होता है। लेंज लॉ है, लेंज लॉ के बारे में कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।